बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चारों तरफ भयानक अंधेरा था और उस अंधेरे में इर्द गिर्द के सफेद पोश बर्फानी पहाड़ और दरख्त अजीब पुरअसरार मंजिर पेश कर रहे थे। ऐसे में दो पहाड़ों के दरमियान एक कच्चे रास्ते पे एक बग्गी जिसमें कुल 4 लोग सवार थे अपनी महसूस रफ्तार से चलती जा रही थी। उस कच्चे रास्ते के इर्द गिर्द घने दरख्त थे जो कि मुकम्मल तौर से बर्फ से ढके हुए थे और इसी वजह से सफेद नजर आ रहे थे। भग्गी में जो 4 दोस्त सवार थे उनमें से एक जोसेफ था, उसकी उम्र 40 साल थी। दूसरा चार्ल्स डॉन था, उसकी उम्र भी 40 के करीब थी। तीसरा शख्स एडी जॉन था जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल थी, जबकि चौथी शख्सियत मिस एड्रा थी जो कि एडी जॉन की गर्लफ्रेंड थी। ये चारों दोस्त पास वाले गांव में, जो कि उनके गांव से 40 किलोमीटर के फासले पे था, एक तकरीब में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तमाम दिन और रात तक तकरीब में शराबो शबाब के मजे लेने के बाद अब ये रात के 1 बजे वापस आ रहे थे। इन सब के मेजबान मिस्टर थॉमसन ने उन्हें रोका भी था कि रास्ते में घना जंगल पड़ता है और खतरनाक जंगली जानवर हैं, और दूसरा ये कि रात का सफर है, लिहाजा उन्हें सुबह का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मिस्टर थॉमसन की बात पे गौर न किया, बल्कि उनकी बात की कोई परवाह न की। खासकर एडी जॉन ने कहा कि उसे जंगली जानवरों से डर नहीं लगता, वो तो चाहता है कि कोई जानवर उसके सामने आए और वो इसे अपनी गोली का निशाना बना दे। जब भग्गी अचानक चलते चलते एक जगह रुकी तो चार्ल्स भग्गी से उतरा और भग्गी को खींचने वाले घोड़ों से कहने लगा, क्या बात है, क्यों रुके हो? ये घोड़े शायद इंसानी जुबान समझते थे, जो चार्ल्स की बात सुन के हिनहिनाने लगे। अच्छा, तो तुम लोग थक गए हो, चलो कुछ देर आराम करो, लेकिन याद रखना ज्यादा देर नहीं, चार्ल्स ने कहा और फिर भग्गी में बैठ गया। चार्ल्स, क्यों रुके हैं घोड़े? यहाँ तो चारों तरफ जंगल है और जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है, जोसेफ ने सवाल किया। जोसेफ, तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या किया जाए, घोड़े थक गए हैं और शुक्र करो कि भग्गी चारों तरफ से बंद है, वरना हम लोग सर्दी से ही मर जाते। बाहर बड़ी सर्दी है, अगर खाद बाहर निकालो तो खून जमता हुआ महसूस होता है, चार्ल्स ने जवाब दिया। तुम लोग खामखा डर रहे हो, मुझे जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ, एडी ने अपनी राइफल दिखाते हुए कहा। एडी, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी कुछ नहीं देखा, तुमने तो शेर की धार तक नहीं सुनी, अगर कभी सुन ली तो खौफ से पैंट गीली हो जाएगी, चार्ल्स ने कहा। और एड्रा समेत सब लोग एडी पे हंसने लगे। चार्ल्स, अब अगर दोबारा तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो तुम्हें शूट कर दूंगा, एडी ने चार्ल्स पे बंदूक तानते हुए कहा। ओके ओके, नो फाइटिंग, हम सब दोस्त हैं, एडी, हमें लड़ना नहीं चाहिए, चार्ल्स ने कहा। मुझे लगता है घोड़ों ने अब तक कुछ न कुछ रेस्ट कर लिया होगा, एड्रा ने पहली दफा बात की। हाँ, मैं देखता हूँ उन्हें, एडी ने कहा और भग्गी से बाहर निकल आया। अभी एडी ने बाहर मुश्किल से कदम ही रखा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता आंधी में बदलने लगी, और फिर देखते ही देखते हवा काफी तेज हो गई, दरख्त बुरी तरह झूलने लगे और खुश्क पत्ते पतंगों की तरह उड़ने लगे। बग्गी की छत इतनी जोर से हिल रही थी जैसे अभी उड़ जाएगी और पूरी बग्गी उलट जाएगी। एडी अभी हालात को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और एडी 3 फुट दूर जा गिरा। वो बर्फानी जमीन पे कलाबाजियां खा रहा था। जोसेफ और चार्ल्स बग्गी के अंदर चिल्ला रहे थे, एडी, बग्गी में आ जाओ, बग्गी में आ जाओ, बड़ा भयानक तूफान है बाहर। एड्रा भी चीख रही थी, लेकिन उनकी आवाज का एडी पे कोई असर न हुआ, हवा थी कि तेज होती जा रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे। इतने में एडी मुश्किल से जमीन पे रेंगता हुआ बग्गी तक पहुंचा और एड्रा की मदद से अंदर दाखिल हुआ। ये सब क्या है चार्ल्स? एडी ने खिलखिलाते हुए कहा। एडी, घोड़ों की लगामें खींचो, ये बड़ा भयानक तूफान है, अगर हम इसकी जिद में आ गए तो बच न सकेंगे, चार्ल्स ने कहा। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से कोई आवाज करीब आती सुनाई दी। आवाज लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी।
ये तो घोड़ों की टाप की आवाज है। घोड़े की टापू की आवाज बड़ी करीब से आई थी। जोसेफ, तुमने ये बात महसूस की? अब हवा भी कदरे कम हो गई है, चार्ल्स ने कहा। हाँ, मुझे यही बात परेशान कर रही है, जोसेफ ने कहा। आवाज बड़ी करीब आ गई है, हम लोग देखते हैं ये कौन है, एडी ने कहा। हाँ चलो, चार्ल्स ने कहा और चारू ने बग्गी में बनी हुई छोटी सी खिड़की से सर बाहर निकाल लिए। थोड़ी देर के बाद उन्हें दूर से एक उदेर उम्र का आदमी जो काफी सेहतमंद नजर आ रहा था, घोड़े पे सवार उनकी तरफ आ रहा था। घोड़ा काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक उस आदमी का सर दर्द से गायब हुआ, लेकिन घोड़ा उसी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। घोड़े पे उस आदमी का दर मौजूद था, जैसे एक सर समेत इंसान बैठता है। अरे अरे ये चार्ल्स, जोसेफ ने कहा। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चार्ल्स बोला। ये मंजर देखते हुए एड्रा की चीखें निकल गई, जबकि एडी हैरानकुन अखियों से ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही सरकटा गुड़ सवार उनके करीब आया, उन सब ने अपने सर अंदर किए और खौफ से कांपने लगे। लेकिन एडी ने अपना सर बग्गी के अंदर न किया और बाहर निकाल के देखता रहा। इतने में अचानक सरकटे घुड़सवार ने एक तलवार म्यान से निकाली और एडी की गर्दन पे वार कर दिया। खून का फवारा फूट पड़ा। एडी की गर्दन कट कर दूर जा गिरी, लेकिन सरकटे कातिल ने परवाह न की। उसने जल्दी से घोड़े को घुमाया, तलवार की नोक में एडी के सर को फंसा के तेजी से घोड़ा भगाता हुआ अपने साथ ले गया। उसके घोड़ों की टापू की आवाज दूर तक जोसेफ और चार्ल्स को सुनाई देती रही। एड्रा खौफ से बेहोश हो चुकी थी, जबकि जोसेफ और चार्ल्स बग्गी के अंदर इस खूनी मंजर को देखकर खौफ से थर-थर कांप रहे थे। अब हवा थम गई थी। पत्ते जो पहले उड़ रहे थे अब अपनी जगह पे टिक गए थे। सब कुछ मामूल पे आ गया था और माहौल बिल्कुल पहले की तरह पुरसुकून हो गया था। एडी जान की आखिरी रसूमात अदा हो रही थी जब सीबीआई इंस्पेक्टर जॉर्ज को मिले गांव में पहुंचा। इंस्पेक्टर जॉर्ज कोमले को स्पेशल ब्रांच से खास तौर पे इस केस को हल करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि ये पहला कत्ल नहीं था जो ऐसे बेदर्दी से हुआ था, बल्कि 5वां कत्ल था जो एक सरकटा कर रहा था। एवस्टी नाम के इस गांव में खौफो खिरास फैला हुआ था। लोग शाम के बाद अक्सर घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन अगर कोई भूल कर भी निकल जाता तो वापस आएगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं होती थी। लोगों ने अपनी आंखों से उस सरकटे को देखा था जो मासूम और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देता था और उनकी गर्दनें काट के सर तलवार की नोक में फंसा के अपने साथ ले जाता था। इस मामले को हल करने के लिए मुकामी पुलिस ने कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रही। इसलिए अब स्पेशल ब्रांच से इंस्पेक्टर जॉर्ज कोमले को भेजा गया। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने मकतूल एडी जान की लाश पर से कपड़ा उठा के देखा और काफी देर तक देखता रहा। फिर उसने अपने बैग से कैमरा निकाल के उसकी तस्वीर ली और लाश पे कपड़ा दोबारा डाल दिया। तुम लोगों में से किस किस ने सरकटे को देखा है? इंस्पेक्टर ने एडी जान की आखिरी रसूमात में आए हुए चंद लोगों से पूछा। इंस्पेक्टर, गांव के जिन लोगों ने उसे देखा है उनमें से ज्यादातर यहाँ मौजूद है, बस चंद एक हैं जो यहाँ नहीं आए, पर मैं इन्हें आपसे मिलवा दूंगा, एक बूढ़े शख्स ने कहा। उसका नाम टॉम बाफले था और ये एवस्टी गांव के बुजुर्ग लोगों में से था। मिस्टर एडी जान जिनका कत्ल हुआ है, उनके साथ जो और लोग भग्गी में थे, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने कहा। जी हाँ, वो तीनों यहाँ मौजूद हैं। बूढ़े शख्स ने चार्ल्स, जोसेफ और एड्रा की तरफ इशारा किया जो एक साइड पे सर झुकाए बैठे थे। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने उन तीनों से कुछ देर सवालात किए और फिर बूढ़े से कहा, इस घुड़सवार का खोज लगाने के लिए मुझे यहीं रहना होगा। आप इस तरह करें कि मेरे रहने का इंतजाम करें। अब मैं यहीं रहूंगा, ठीक है? मैं शाम तक इंतजाम कर दूंगा। अभी इंस्पेक्टर साहिब, आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं, टॉम बाफले ने कहा। अंकल टॉम बाफले, अचानक एड्रा बोल पड़ी, मेरे घर में 2-3 कमरे फालतू हैं और अब जॉन एड्रा तो रहा नहीं। मुझे बड़ा डर लगेगा। अगर इंस्पेक्टर जॉर्ज मेरे घर में रहना पसंद करें तो मुझे खुशी होगी और मेरा डर भी कम हो जाएगा। इंस्पेक्टर, आपको कोई इतराज तो नहीं? बूढ़े ने कहा। नहीं, मुझे क्या इतराज हो सकता है? मुझे तो बस रिहाई चाहिए। मुझे और कोई मतलब नहीं किसी से। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने कंजे उचकाते हुए कहा। तो ठीक है, आप मेरे साथ चलें इंस्पेक्टर, एड्रा ने इंस्पेक्टर जॉर्ज से कहा और एक तरफ चलने लगी। तुम्हें क्या लगता है डिवोट, ये नया इंस्पेक्टर इस घुड़सवार का पता लगा लेगा? एड्रा और इंस्पेक्टर जान के जाने के बाद वहाँ पे खड़े एक उदेर उम्र शख्स ने डेवर्ट से कहा। हाँ, शायद करे, लगता तो काफी चालाक है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सरकटे का पता चला लेगा। आते ही लड़की के साथ चिपक गया। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं। वो उदेर उम्र बूढ़ा शख्स तंज करते हुए बोला। चलो पता लग ही जाएगा, फिक्र ना करो तुम।
डेविड ने जवाब दिया और फिर वो दोनों वहाँ से एक तरफ को चल निकले। इंस्पेक्टर जॉर्ज एड्रा के साथ चहलकदमी कर रहा था। वो दोनों बातें करते करते काफी दूर जंगल की तरफ निकल आए थे। इंस्पेक्टर को एवर्स्टी आए हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन इस एक हफ्ते में कोई ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं हुआ जिससे उसे कोई ऐसा नुक्ता मिलता जिससे उस सरकटे के बारे में पता लगाया जा सकता था। इंस्पेक्टर ने एक हफ्ते में अपने तौर पे तमाम कोशिश की और आधी आधी रात तक जंगल में घूमता रहा। शायद उसे वो सरकटा कातिल कहीं नजर आ जाए, लेकिन उसे कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। उसने गांव के तमाम लोगों से भी मालूमात हासिल की थी। लोगों का कहना था कि वो सरकटा कातिल जंगल की तरफ से घोड़ा दराता हुआ आता है। उसके हाथ में एक तेज धार चमकीली तलवार होती है। वो सर काट के दूर फेंक देता है। उसके बाद तलवार की नोक में वो कटा हुआ सर फंसा के जंगल की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर और एड्रा को एक ही घर में रहते हुए हफ्ता हुआ था और यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे से काफी मानूस हो गए थे। इंस्पेक्टर तो बहुत कम बातें करता, लेकिन एड्रा बहुत ज्यादा बोलती और इंस्पेक्टर को अपने बारे में बताती। उसके बारे में पूछती। उसे इंस्पेक्टर अच्छा लगने लगा। इंस्पेक्टर भी एड्रा में दिलचस्पी लेने लगा, लेकिन उसे अपने मिशन की फिक्र भी थी। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस घुड़सवार सरकटे को पकड़ के उसे अंजाम तक पहुंचा दे और एड्रा को अपने साथ ले जाए। जॉर्ज, हम काफी दूर आ गए हैं, शाम हो रही है, चलो वापस चलते हैं, एड्रा ने कहा। अरे तुम्हें तो डर लग रहा है और अभी तो मेरा दिल कह रहा है कि बहुत आगे तक चला जाए, जंगल के बीच तक, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं जॉर्ज, मुझे डर लग रहा है, आगे फिर कभी चलेंगे, एड्रा ने घबराते हुए कहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं क्या? नहीं, वो बात नहीं। अभी एड्रा ने जवाब ही दिया था कि अचानक दूर से घोड़े के टापू की आवाज आने लगी। आवाज लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज भागो यहाँ से, वही घुड़सवार, वही घोड़ों की टापू की आवाज, एड्रा ने जैसे चीखते हुए कहा। क्या क्या कह रही हो तुम? जॉर्ज ने कहा। जॉर्ज, ये वही सरकटा कातिल है, मुझे बचाओ प्लीज, चलो यहाँ से, एड्रा ने शोर मचाया। अरे अगर वो यहाँ आ रहा है तो आने दो, मुझे तो वैसे भी उसकी तलाश थी, आज मैं उसे गिरफ्तार करूंगा या फिर खत्म करूंगा, जॉर्ज ने कहा। इतने में अचानक तेज हवा चलने लगी, जमीन पे पड़े हुए पत्ते उड़ने लगे, दरख्त झूलने लगे और देखते ही देखते तूफान का समा बन गया। घोड़े के टापू की आवाज बिल्कुल करीब आ गई। जॉर्ज, जॉर्ज, वो मार देगा हमें, भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो, एड्रा चिल्ला चिल्ला के इंस्पेक्टर जॉर्ज से कह रही थी। चुप करो तुम, मुझे उसे पकड़ना है, तुम्हें जाना है तो चली जाओ यहाँ से, इंस्पेक्टर ने कहा। इतने में अचानक उसे दरख्तों के झुंड में से एक घोड़ा जिसका सफेद रंग था निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके ऊपर एक उधेड़ उम्र शख्स बैठा था। घोड़ा तेजी से इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक घुड़सवार का सर अपने धड़ से जुदा हुआ और दूर जा गिरा। उसके सर और धड़ दोनों से खून के फवारे निकलने लगे, लेकिन हैरत की बात थी कि धड़ सर के बगैर घोड़े पे मौजूद था। अचानक सरकटे ने अपनी म्यान से एक तेज धार चमकीली तलवार निकाली और लहराता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा। इस दौरान एड्रा झाड़ियों के पीछे छुप गई। सरकटे ने जैसे ही इंस्पेक्टर की गर्दन पे तलवार से वार किया, इंस्पेक्टर जो पहले से होशियार था फौरन नीचे झुका और सरकटे कातिल का वार खाली चला गया। सरकटे ने कुछ दूर जाके घोड़े को दोबारा मोड़ा और तेजी से इंस्पेक्टर की तरफ लिपका, लेकिन इससे पहले को वो इंस्पेक्टर जॉर्ज पे हमला करता, इंस्पेक्टर जॉर्ज ने उस पे गोली चलाई और यके बाद दीगरे कई फायर कर दिए। सरकटा धर्म से घोड़े पर से गिरा और तड़पने लगा, जबकि उसका घोड़ा जंगल की तरफ भाग गया। इंस्पेक्टर सरकटे के करीब आया, उसे देखने लगा। उसका जिस्म स्याह था, सर के बाल ऐसे थे जैसे कांटे उगे हों, ऐसे लग रहा था जैसे वो सदियों से नहाया नहीं, और जिसकी वजह से उसके जिस्म पे काले धब्बे और दाने निकल आए हैं। इतने में एड्रा भी भागती हुई इंस्पेक्टर के करीब आई। देखा तुमने, मैंने उसे मार दिया, इंस्पेक्टर ने एड्रा से शोही दिखाते हुए कहा। एड्रा घूरकर सरकटे के तड़पते हुए जिस्म को तक रही थी कि अचानक सरकटे के जिस्म में फुर्ती आई। वो उठा और अपने दोनों हाथों से इंस्पेक्टर का गला दबाने लगा। इंस्पेक्टर को ये तवक्को न थी, इसलिए वो बेबसी से हाथ पांव हिला रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और सरकटे के बाजू पकड़ के खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सरकटे में बड़ी ताकत थी। ऐसे लगता था जैसे उसके बाजू लोहे के बने हों, अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। फिर अचानक इंस्पेक्टर जॉर्ज ने अपनी लात सरकटे के पेट में मारी और सरकटे के हाथों से इंस्पेक्टर का गला छूट गया। इस दौरान इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्टल निकाली, उस पे पेदर पे फायर किए। एक बार फिर सरकटे का जिस्म तड़पने लगा और आखिरकार बिल्कुल साकित हो गया।
लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ समझता, अचानक सरकटे के मुर्दा जिस्म को आग लगी और इतनी तेजी से भड़क उठी कि इंस्पेक्टर जॉर्ज को छलांग लगा के 7 फुट दूर जाना पड़ा, वरना वो भी जल जाता। कुछ देर आग यूं ही जलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और फिर बिल्कुल खत्म हो गई। अब वहाँ सिर्फ सरकटे की राख के सिवा कुछ न था। बर्फानी पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, जो कि मुकम्मल तौर पे बर्फ से ढका हुआ था और उससे बड़ी बड़ी शाखें जमीन तक लटकी हुई थी। दरख्त का तना इतना मोटा था कि एक हाथी उसमें आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था और रात गुजारने के बाद बाहर भी निकल सकता था। अचानक दूर से घोड़े के टापू की आवाज आने लगी और देखते ही देखते करीब आ गए। दूसरे ही लम्हे वहाँ वही सरकटा घुड़सवार मौजूद था। वो अपने घोड़े से उतरा, बरगद के मोटे तने के करीब आया। कुछ देर वो यूं ही मोटे तने की तरफ देखता रहा, फिर मयान से उसने अपनी तलवार निकाली और बरगद के मोटे तने पे आड़े तिरछे वार करने लगा। तलवार लगने से तने के ऊपर का कुछ हिस्सा कटा और तने से इंसानी खून बहने लगा। खून इतनी तेजी से बह रहा था जैसे अंदर बहुत से इंसान हों, जिन्हें तलवार लगने से उनका खून बाहर आ रहा हो। फिर अचानक तना एक गिरफ्तार आवाज के साथ फटा और खुद ब खुद वसी होता गया और एक हाथी के जितना फैल गया। तने के अंदर का माहौल बड़ा भयानक नजर आ रहा था। जगह जगह बाहर के जैसे बरगद की शाखें लटकी हुई थी और नीचे जमीन पे कुछ इंसानी कटे हुए सर पड़े हुए थे। उनमें से कुछ सरों पर से बाल और खाल हट चुकी थी, जबकि एक दो सर अभी तक बालू समेत थे। शायद ये वही सर थे जो सरकटा हाल ही में काट के लाया था। सरकटा तने के अंदर दाखिल हुआ और फिर एक तरफ चलने लगा। अचानक एक जगह पहुंच के वो झुका और फिर सजदे में गिरा। वहाँ एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति थी जिसका रंग स्याह था। उसने मुंह से सुख जुबान बाहर निकाली। सरकटा उसे सजदा ही कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो उठा, मूर्ति के चरणों को छू के निडाल कदमों से बाहर निकला। वो जैसे ही बाहर निकला, अचानक पहले के जैसे धमाके की आवाज आई और बरगद का तना आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह बराबर हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तने के अंदर इतनी बड़ी मूर्ति मौजूद है और ये सरकटे का मस्कन है। अगले ही लम्हे सरकटा घोड़े पे सवार हवा और जंगल में गायब हुआ। घोड़े की टापू की आवाज काफी देर तक वहाँ सुनाई देती रही। रात गुजर गई। दूसरी सुबह एक जगह गांव के लोग मौजूद थे। तुम्हें से कम 2 आदमियों को मेरे साथ रहना होगा। मैंने उसे देखा है, उसका जोरे आम इंसानों से ज्यादा है। मैं अकेला शायद उसका मुकाबला न कर पाऊं। कोई न कोई मेरी मदद करने वाला होना चाहिए। इंस्पेक्टर जॉर्ज लोगों से कह रहा था। एड्रा भी उसके साथ खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने तमाम वाकया जो उसके साथ रूनमा हुआ था लोगों को सुनाया। वो सभी परेशान थे और इस आफत से छुटकारा चाहते थे। उनका कहना था कि उनका गांव बड़ा खूबसूरत है और वो उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, लेकिन इस खूनी मुसीबत की वजह से अब वो घरों से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। इंस्पेक्टर जॉर्ज का कहना था कि वो सरकटा घुड़सवार कोई इंसान नहीं, क्योंकि जब एक इंसान का सर कट जाए फिर वो जिंदा रहे और लोगों के सर काटता फिरे। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, वो कोई भटकती हुई रूह है या फिर वो कोई जिन है जिसे चैन नहीं मिल रहा। उसकी असल वजह क्या है उसे नहीं मालूम, लेकिन ये सच है कि वो इंसान नहीं है, इसलिए उसे काबू करने के लिए कम से कम 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। गांव के तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि इंस्पेक्टर की मदद के लिए कौन खड़ा होता है, लेकिन कोई भी खड़ा ना हुआ। तो एक बार फिर इंस्पेक्टर बोला, देखो तुम लोगों को हिम्मत करनी होगी, वरना हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। मुश्किल से एक आदमी उठा जिसका नाम फ्रैंक था। वो कहने लगा, इंस्पेक्टर मैं हर किस्म के खतरे के लिए तैयार हूँ। आज से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे एक और आदमी की जरूरत है। मिस्टर फ्रांक, इंस्पेक्टर ने कहा, वो मेरा दोस्त टोनी है ना, वो भी मेरे साथ होगा। फ्रांक ने एक पतले जिसामत वाले शख्स की तरफ इशारा किया। नहीं फ्रांक, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ, टोनी ने डरते हुए कहा। लेकिन फ्रांक ने आगे बढ़ के उसकी पीठ थपथपाई। कॉमन टोनी, कुछ नहीं होगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। कॉमन, हिम्मत करो। बदले में टोनी खामोश रहा, लेकिन वो अंदर से बड़ा डरा हुआ था। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, इंस्पेक्टर ने कहा। वो सरकटा घुड़सवार अक्सर शाम या रात को नमूदार होता है, यानी कि अंधेरे में हमला करता है, दिन की रोशनी में नहीं। तो आप लोग दिन को जहाँ भी जाएं घूमते फिरते रहें, लेकिन शाम होते ही घरों को आ जाएं और फिर घर से ना निकलें, ताकि आप सरकटे से महफूज रहें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी खत्म करें। वो एक जिनजादा है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन खत्म किया जा सकता है। आप लोग हम पे भरोसा करें और घबराएं नहीं, हम उसे बड़ी जल्दी खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर की तकरीर सुन के कुछ लोग मुतमिन हो गए, लेकिन कुछ अभी भी खौफजदा थे। जब तमाम लोग चले गए और सिर्फ इंस्पेक्टर और एड्रा फ्रांक और उसका दोस्त टोनी रह गया, तो इंस्पेक्टर ने फ्रांक से कहा, तुम लोग अपना अपना सामान एड्रा के घर ले आओ, हम वहीं रहेंगे
और हाँ, अपने हिफाजती हथियार साथ लाना मत भूलना, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? फ्रांक ने कहा और टोनी को लेकर एक सिम चल पड़ा। क्या तुम्हें यकीन है जॉर्ज कि तुम उस जिनजादे को खत्म कर दोगे? फ्रांक और टोनी के जाने के बाद एड्रा ने इंस्पेक्टर से सवाल किया। हाँ, मैं कोशिश करके देखूंगा कि उसे मार दूं, लेकिन उसे मारने के लिए मुझे कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। कैसा तरीका? एड्रा ने सवालिया नजरों से जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहा। एड्रा डियर, वो एक जिनजादा है और जिनजादे को ऐसे एक इंसान की तरह खत्म नहीं किया जा सकता। उसके पास इंसान से ज्यादा ताकतें होती हैं, इसलिए उस पे काबू पाने के लिए ऐसी ही ताकतों की जरूरत होती है, इंस्पेक्टर ने कहा। तो तुम कहाँ से लाओगे ऐसी ताकतें? एड्रा ने पूछा। इसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा, इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। कल रात उस सरकटे ने एक और बेगुनाह आदमी का सर काट दिया। ये हमारे लिए बड़ी फिक्र की बात है। अगर यही हाल रहा तो एक एक करके गांव के तमाम लोग की गर्दनें काट देगा। वो और हम कुछ न कर सकेंगे। टॉम बाफले ऊंची आवाज में गांव वालों के सामने कह रहा था। इंस्पेक्टर भी वहीं मौजूद था और खासे परेशान नजर आ रहा था। एड्रा भी उसके साथ गुमसुम खड़ी थी, जबकि फ्रांक और टोनी भी मौजूद थे। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, इंस्पेक्टर ने काफी देर खामोश रहने के बाद कहा। इंस्पेक्टर की बात सुन के लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक जिनजादा है। अगर वो जिन ना होता तो जब मैंने उस पे गोलियां चला के उसे मार दिया था तो वो दोबारा ना उठता, ना ही उसके जिस्म को आग लगती। वो एक जिनजादा है और उसके इन हमलों से लगता है कि वो आप लोगों से कोई बड़ा इंतकाम ले रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। कैसा इंतकाम इंस्पेक्टर? हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है? हम लोग तो उसे जानते भी नहीं, ना ही हमारा उसे कोई वास्ता पड़ा है। बूढ़े टॉम ने इंस्पेक्टर से सवाल किया। मिस्टर टॉम, मैं ये नहीं जानता कि उसकी आप लोगों से क्या दुश्मनी है और वो आप सबसे किस बात का इंतकाम लेना चाहता है। मैं तो ये बात अंदाजन कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे वो आपके गांव के लोगों के सर काट रहा है, उससे तो यही साबित होता है कि वो आपसे कोई इंतकाम ले रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर, एक बात मेरी बिल्कुल किसी की भी समझ में नहीं आ रही, टॉम बाफले ने कहा। कौन सी बात? इंस्पेक्टर ने हैरान लहजे में पूछा। वो जब भी किसी का सर काटता है तो अपने साथ वो सर ले जाता है और अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं, उनके धड़ तो मौजूद थे लेकिन उनके सर गायब थे, टॉम बाफले ने कहा। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है टॉम। इससे लगता है जैसे कोई अहम राज है जिसे मालूम करना काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहरहाल अब लोग फिक्र मत करें, ये तो आप सब जानते हैं कि वो जंगल की तरफ से आता है और उसी तरफ जाके गायब हो जाता है। इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि हम उसके पीछे जंगल में जाएंगे, उसे तलाश करेंगे, उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हम पे भरोसा करें और अपने अपने घरों से शाम के बाद ना निकला करें, इंस्पेक्टर ने टॉम बाफले और गांव वालों को समझाते हुए कहा। उसके बाद लोगों ने चंद और बातें कही और फिर ऐसा ऐसा वो वहाँ से जाने लगे। आखिरकार कुछ देर बाद इंस्पेक्टर और उसके साथी भी अपनी रिहाइश की तरफ चल पड़े। एफटी गांव के इस घने और बर्फानी जंगल में एक जगह बर्फ से ढके हुए नाले के करीब दो हिमे नस्ब थे। दोनों हिमों के इर्द गिर्द हारदार तार से बाट लगी हुई थी। ये हिमे इंस्पेक्टर जॉर्ज, एड्रा, मिस्टर फ्रांक और उसके दोस्त टोनी के थे। वो पिछले एक हफ्ते से यहाँ डेरा लगाए हुए थे। खाने पीने के सामान, गरम लिबास और हिफाजती हथियारों से लेस होके वो यहाँ सरकटे कातिल की तलाश में मौजूद थे। इंस्पेक्टर और एड्रा का हिमा अलग था, जबकि फ्रांक और टोनी एक ही हिमे में थे। उनका ये मामूल था कि सुबह होते ही सरकटे कातिल की तलाश में जंगल में निकल पड़ते और फिर शाम से कुछ देर बाद अपने हिमे में वापस आ जाते। इस एक हफ्ते में उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो सरकटे को ढूंढ निकालें, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल ना हो पाई। एक सुबह इंस्पेक्टर, एड्रा, फ्रांक जंगल की तरफ निकलने लगे तो टोनी ने जाने से इनकार किया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। और जब शाम के वक्त इंस्पेक्टर, एड्रा और फ्रांक हेमू के करीब पहुंचे तो उन्हें घोड़े की टापू की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर, लगता है वो आ रहा है, आवाज सुनो। फ्रांक ने आवाज की सिमत इंस्पेक्टर की तवज्जो दिलाते हुए कहा। कुछ देर आवाज की सिमत गौर करने के बाद इंस्पेक्टर बोला, वो आ नहीं रहा बल्कि जा रहा है। आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है, चलो जल्दी करो, कहीं उसने टोनी को। इंस्पेक्टर ने हेमू की तरफ दौड़ते हुए कहा। वो तीनों तकरीबन भागते हुए हेमू तक पहुँचे, लेकिन उन्हें एक जोरदार झटका लगा। बेख्तियार उनके चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि वही हुआ था जिसका डर था। टोनी अपने हिमे से कुछ फासले पे तड़प तड़प के ठंडा हो चुका था, उसका सर गायब था। सरकते ने टोनी की मौत के घाट उतारा और उसका सर अपने साथ ले गया था। टोनी की गर्दन से निकलता हुआ खून बर्फानी जमीन में जज्ब हो रहा था।
माय फ्रेंड, फ्रांक ने कहा। फ्रांक बड़ा रोया इस वाक़े पे, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे खामोश करवाया। अब उस मनहूस जिनजादे का खत्म होना जरूरी है। अब मुझे पता चल गया है कि उसे आम आदमी की तरह खत्म नहीं किया जा सकता। मुझे उसके लिए फादर से मिलना होगा, वहीं कुछ बताएंगे। तुम लोगों को 3 दिन यहीं रुकना होगा। मैं शहर जाऊंगा और फादर से इस बारे में मालूम करूंगा। जॉर्ज, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ बड़ा डर लगेगा। मैं इस जगह नहीं रह सकती, वो सरकटा मुझे मार देगा। एड्रा ने अफसुर्दा लहजे में कहा। हाँ इंस्पेक्टर, ऐसे तो हम लोग उसका शिकार हो जाएंगे। हमें वापस गाँव चलना चाहिए। फ्रांक ने भी एड्रा की साइड ली। अगर तुम लोग गांव वापस चले गए तो गांव वाले हम सबको बुज़दिल समझेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खुद भी गांव वालों से छुपके शहर जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, इंस्पेक्टर ने कहा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। एड्रा और फ्रांक उसे दूर तक जाता देखते रहे। जबकि इंस्पेक्टर उसकी नजरों से ओझल हुआ तो वो दोनों खेमे में दाखिल हो गए। शायद उन्होंने इंस्पेक्टर की बात मानने का फैसला कर लिया था। तीसरे दिन इंस्पेक्टर जॉर्ज की वापसी हुई। जब वो शाम के वक्त खीमू के करीब पहुंचा तो वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। एड्रा डियर, मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? फ्रांक, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को आवाजें दी, लेकिन बदले में कोई भी आवाज या जवाब नहीं आया, बल्कि मुकम्मल खामोशी रही। इंस्पेक्टर फ्रांक के हिमे में दाखिल हुआ, लेकिन वो खाली था, वहाँ कोई न था। उसे फिक्र लाहक हुई तो वो तेजी से अपने और एड्रा के हिमे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ भी कोई न था। वो खीमू के आगे पीछे ढूंढता और चिल्लाता रहा, लेकिन फ्रांक और एड्रा कहीं न थे। आखिर थक हार के इंस्पेक्टर एक मोटी लकड़ी पे बैठा और कुछ सोचने लगा। उसके जहन में कई खदशात और ख्यालात उमड़ रहे थे कि अचानक उसे अपने पीछे खुसर फुसर की आवाजें आई। उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो उसे अपनी आंखों पे यकीन न आया। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। वो सरकटा अब अपने सर समेत था, अपने घोड़े के साथ खड़ा था और एड्रा भी उसके साथ खड़ी थी। वो उससे ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो उसका महबूब हो। एक और काले रंग का घोड़ा भी सरकटे के घोड़े के साथ मौजूद था। शायद वो एड्रा का घोड़ा था। जब इंस्पेक्टर जॉर्ज के हाथ कुछ दुरुस्त हुए तो उसने चीख के कहा, एड्रा, तुम क्या कर रही हो इसके साथ? ये तुम्हें मार देगा, इधर आओ। लेकिन एड्रा पे इंस्पेक्टर की बातों का कुछ असर न हुआ, क्योंकि वो हैरानी से आगे पीछे देख रही थी और सरकटे से बातें कर रही थी। अलबत्ता सरकटे ने घूरकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि एड्रा का नाम मत लो। एड्रा, मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर चीहा, लेकिन एड्रा को उसकी बात का कुछ असर ना हुआ। इंस्पेक्टर अजीब शचोपन में था और हालात को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सरकटे की रोबदार गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर, मेरा पीछा छोड़ दे, तू मुझे नहीं खत्म कर सकता और तेरे दोस्त फ्रांक को भी मैंने मार दिया है। बहुत मुजाहमत की थी उसने, लेकिन मैंने उसका सर काट दिया। अब तेरी इस महबूबा को भी मैं। तू घबरा मत, इसे मैं नहीं मारूंगा। मैंने इसका जहन तब्दील किया। अब ये मुझे अपना आशिक समझती है और वाकई में इस खूबसूरत परी पे आशिक हो गया हूँ। मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तू मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं सिल के रख दूंगा। तूने मुझे जख्म दिए, इनका बदला मैंने तेरी महबूबा को अपना करके ले लिया है। जब दफा हो जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं। इंस्पेक्टर तमाम सूरत-ए-हाल समझ गया था। सरकटा एक जिनजादा था। उसने एड्रा का जहन अपने काबू में करके उसे अपना गुलाम बनाया और अब इंस्पेक्टर की बातें एड्रा को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो इधर उधर हैरानगी से देख रही थी। ये सब कुछ सरकटे जिनजादे की शक्तियों की वजह से हुआ था। मैंने भी तेरा बंदोबस्त कर लिया है। ये देख, मेरे गले में फादर की दी हुई चेन लटक रही है। ये कोई आम चेन नहीं, इसमें ये ताकत है कि तेरी कोई भी ताकत, तेरा कोई भी वार मुझ पे असर नहीं करेगा और तू ज्यादा देर मुझसे भाग नहीं सकेगा और मैं तुझे फना करके रख दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा। ये नहीं हो सकता, सरकटे ने खुद से कहा। अगले ही लम्हे सरकटा घोड़े पे छलांग लगा के सवार हुआ और फिर वही मंजर रुनमा हुआ। अचानक सरकटे का सर कटा और वो घोड़ा उड़ाते हुए इंस्पेक्टर की जानिब बढ़ा। इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल निकाल के हाथों में मजबूती से थामी और सरकटे को घूरने लगा। सरकटे ने तलवार निकाली, इंस्पेक्टर की गर्दन पे जोरदार वार किया, लेकिन तलवार इंस्पेक्टर की गर्दन में से ऐसे गुजरी जैसे हवा में से गुजर गई हो। सरकटे ने घोड़े का रुख मोड़ा, इंस्पेक्टर पर दूसरे हमले के लिए तैयार हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर ने उस पे पेदर पे फायर खोले। सरकटा धड़ाम से घोड़े पर से गिरा और तड़पने लगा। इस दौरान इंस्पेक्टर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। उसका बड़बड़ाना था कि सरकटे का जिस्म तड़पने लगा, लेकिन अचानक से वो फुर्ती से उठा, घोड़े पे बैठ के भागने लगा। इस दौरान एड्रा जैसे होश में आई। वो हैरानी से ये सब मंजर देख रही थी और काफी खौफजदा नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर सरकटे के भागते ही तेजी से एड्रा के साथ खड़े दूसरे घोड़े की जानिब भागा और छलांग लगा के घोड़े पे सवार हुआ।
दूसरे ही लम्हे उसका घोड़ा हवाओं से बातें कर रहा था और सरकटे के घोड़े के पीछे पीछे था। सरकटा अपने घोड़े पे आगे और इंस्पेक्टर जॉर्ज का घोड़ा उसके पीछे, और आखिरकार फिर एक जगह सरकटे का घोड़ा रुका। इससे पहले कि सरकटा कुछ करता, इंस्पेक्टर का घोड़ा भी उसके पीछे आके रुका। तू मुझसे नहीं बच सकता, मैं तुझे मार दूंगा, इंस्पेक्टर ने घोड़े पे बैठे बैठे कहा। तू मुझे क्यों मारना चाहते हो? सरकटे जिनजादे ने कहा। इसलिए कि तुमने कई बेगुनाह लोगों को खून की होली से लाया है, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने कई बेगुनाह लोगों को मारा, उनका खून किया, लेकिन तुम ये नहीं पूछोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, सरकटे जिनजादे ने कहा। इंस्पेक्टर कुछ देर खामोश रहा, फिर घोड़े से उतरा और सरकटे के सामने खड़े होकर कहा, बताओ क्यों मारा? इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुनना होगी। बोलो, सुनोगे मेरी कहानी? सरकटे की आवाज आई। हाँ, सुनूंगा तुम्हारी कहानी, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सरकटा घोड़े से उतरा और जमीन पे घुटनों के बल बैठ गया। फिर वो गोया हुआ, कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था, और इसी गांव में जहां आज ये लोग आबाद हैं, मैं अपनी बेटी जूली के साथ रहता था। उस वक्त ये लोग तो मौजूद न थे, लेकिन इनके अबाओ अजदाद मौजूद थे। उन्हीं में से एक गांव का सरदार माइकल था, जिसकी कोई औलाद न थी। उसने औलाद की खातिर कई शादियां की, लेकिन उसे औलाद नसीब ना हुई। आखिर कई साल के बाद जो एक दिन गार्ड ने उसे एक बेटी से नवाजा, लेकिन सरदार माइकल की बदकिस्मती कि उसकी बेटी अंधी पैदा हुई। लेकिन सरदार फिर भी बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी बेटी का बड़ा इलाज करवाया, बड़े बड़े मुआलजों से राब्ता किया, लेकिन उसकी बेटी ठीक ना हुई। वक्त गुजरता रहा। सरदार की बेटी जीन थी, अंधी, लेकिन दौलत और आसाइश की वजह से जल्द नशोनुमा पाती गई और काफी बड़ी हो गई। उस वक्त उसकी उम्र 7 साल थी और मेरी बेटी जूली की उम्र 8 साल। जब शुमाली अफ्रीका के एक साधु ने माइकल को मशवरा दिया कि तुम जूली यानी मेरी बेटी की आंखें निकाल के अपनी बेटी यानी जीन को दे दो, क्योंकि ऐसा करने से जीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए देख सकेगी। साधु ने जीन का हाथ देख के बताया। साधु के मुताबिक ऐसा जीन की किस्मत में लिखा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये ज्यादती है। जीन अंधी पैदा हुई है, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? मैंने चीखते हुए माइकल से कहा, वो मेरी बेटी को साथ ले जाने आया था ताकि उसकी आंखें निकाल के जीन को दे सके, लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर न हुआ। मैंने बड़ी मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन वो अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। फिर मैं उसे रोक न सका, क्योंकि वो गांव का सरदार था। लोगों ने भी उसकी बात मानी और मुझे मेरे ही घर में बांध दिया, लेकिन मैंने जूतू करके खुद को छुड़ाया। माइकल के घर पहुंचा, जहां वो मेरी बेटी की आंखें निकालने वाला था, लेकिन उसके पहरेदारों ने तलवार से मेरा सर काट के दूर फेंक दिया और मेरे धड़ को जंगल में फेंक दिया। बाद में गांव के लोगों ने ईसाई मजहब के मुताबिक मेरी तदफीन की, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे धड़ को दफनाया, क्योंकि जालिम पहरेदारों ने मेरा सर काट के कहीं दूर फेंक दिया था, जो गांव के लोगों को ना मिला। उन्होंने ज्यादा जहमत भी ना की ढूंढने की। सरदार माइकल की बेटी ठीक हो गई, क्योंकि उसे मेरी बेटी की आंखें लगा दी गई। मेरी बेटी बाद में ठोकरे खाते खाते मर गई और पूरे चारों नचार की लाश वीराने में सड़ती रही। बाद में गांव वालों ने रहम खा के उसे भी दफना दिया। मुझे मरे हुए इसी साल से ज्यादा गुजर गए, लेकिन मेरी रूह भटकती रही। उसे कहीं भी चैन ना मिला। मेरी रूह अपना सर ढूंढती रही ताकि उसे अपने धड़ से लगा के रख ले और चैन मिले, लेकिन मेरा सर मुझे कहीं ना मिला। आखिर एक रात मेरी मुलाकात एक हिंदू साधु से हुई। मैंने उससे एक काम किया, जिसके बदले में उसने मुझे एक अमल बताया कि मैं अगर 40 आदमियों के सर काट कर काली की मूर्ति के आगे जमा करूं तो काली मुझसे बहुत खुश होगी और मुझे ऐसी शक्तियां देगी जिससे मैं अपना कटा हुआ सर ढूंढ लूंगा। तब से मैंने काली की पूजा शुरू कर दी और इस गांव में बसे हुए लोगों के सर काट काट के यहाँ लाने लगा। मैंने मासूम लोगों का खून इसलिए किया कि अगर उस वक्त ये गांव वाले सरदार को मेरी बेटी की आंखें निकालने से रोकते, उसके खिलाफ हो जाते, तो आज मेरी ये हालत ना होती। बस यही है मेरी कहानी। इसी बात की वजह से मैं इन लोगों से इंतकाम ले रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं बर्बाद हुआ हूँ। बड़ा दुख हुआ मुझे तुम्हारी कहानी सुन के। वाकई तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो बड़ा गलत है। ये वो लोग तो नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, ये तो मासूम और बेगुनाह लोग हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। सरकटे ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, ये वो लोग बेशक नहीं जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और मुझ पे जुल्म किया, लेकिन इन जालिम लोगों की नस्ल तो हैं और मैं इनसे बदला ले रहा हूँ। इनके सर काट काट के अपना अमल पूरा करूंगा। अब तक मैंने 27 सर जमा कर लिए हैं। तो क्या तुमने इनके अलावा और भी कत्ल किए हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ इंस्पेक्टर,
मैंने पहले यहाँ से कुछ दूर एक कस्बे में जाके लोगों को कत्ल किया। इसके अलावा कोई भोला भटका मुसाफिर अगर इस जंगल से गुजरे और मेरे खत्ते चढ़ जाए तो वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं तुम्हारा भी सर काट के ले जाता, लेकिन तुमने ये जीन पहनी हुई है जिसकी वजह से मेरा कोई भी वार तुम पे असर नहीं करता। लेकिन तुम कब तक इसे पहन रखोगे? कभी तो उतारोगे। मैं उस वक्त तुम्हें यहाँ मौका नहीं दूंगा, सरकटे ने कहा। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें ज्यादा देर तक जिंदा रहने दूंगा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम समझते हो कि मुझे फादर ने सिर्फ ये चेन दी है अपनी हिफाजत के लिए? फादर ने तुम्हारी सारी कहानी जो तुमने मुझसे बयान की पहले ही बता दी थी, और तुम्हें खत्म करने का तरीका भी। तुम जिस सर को तलाश करने के लिए इतने बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हो, मुझे फादर ने ये भी बताया कि वो सर कहाँ है, और उसी सर के जरिए मैंने तुम्हारा खात्मा करना है। मैं तुम्हें मजीद बेगुनाह लोगों पे और जुल्म नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा। इंस्पेक्टर, सरकटे ने कदरे नरम लहजे में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा सर कहाँ है? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर, अगर वाकई ऐसा है तो तुम मुझे वो सर दे दो ताकि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। फिर मैं किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करूंगा, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सरकटे ने इल्तिजा की। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वाकई किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करोगे और यहाँ से चले जाओगे? इंस्पेक्टर ने कहा। मैं वादा करता हूँ इंस्पेक्टर, मैं फिर कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं करूंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा यहाँ से। मेरा यकीन करो, मैं ये सब कुछ इसीलिए तो कर रहा हूँ कि मेरी रूह को सुकून मिले, सरकटे जिनजादे ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ जल्दी चलो, इंस्पेक्टर ने अपने घोड़े पे छलांग लगा के बैठते हुए कहा। सरकटा भी फुर्ती से उठा, अपने घोड़े पे बैठा। दूसरे ही लम्हे उनके घोड़े हवा से बातें करने लगे। तकरीबन निस्फ घंटे के सफर के बाद वो एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचे। ये बरगद का पुराना दरख्त था। इंस्पेक्टर घोड़े से तेजी से उतरा और दरख्त के तने के करीब जाने लगा। अरे ये तो वही दरख्त है जहाँ मैंने अपने लाए हुए सर जमा किए हैं। यहाँ तो काली की मूर्ति है, सरकटे ने खुद से कहा। इंस्पेक्टर तने के करीब पहुँच के अजीब जुबान में कुछ पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद जब उसने तने की तरफ फूंक मारी तो अचानक पूरा दरख्त हिलने लगा। दूसरे ही लम्हे दरख्त का मोटा तना फटा, उसमें से बेशुमार खोपड़ियां बाहर निकली। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कोई तूफान आ गया हो, जिसकी वजह से खोपड़ियां बाहर निकल रही हैं। थोड़ी ही देर में खोपड़ियां निकलना बंद हो गई और दरख्त हिलना बंद हो गया। इंस्पेक्टर ने कुछ अजीब जुबान में पढ़ा और दरख्त की तरफ फूंक मारी। दरख्त एक दफा फिर जोर जोर से हिलने लगा। जैसे कुछ जलजला और तूफान आ गया हो। अगले ही लम्हे बरगद से नीचे की तरफ लटकी हुई शाहों पे बेशुमार खोपड़ियां नमूदार हुई। ये खोपड़ियां इंसानी खोपड़ियां थी और शाहों से लटकी हुई थी। दरख्त के हिलने की वजह से तमाम लटकी हुई खोपड़ियां अजीब और असरार अंदाज में हिल रही थी। जल्दी करो सरकटे, पहचानो अपने सर को। इन खोपड़ियों में से एक तुम्हारा भी सर है। जल्दी करो और अपने सर को अपने हाथों में ले लो, इंस्पेक्टर ने चीखते हुए कहा। हाँ हाँ, सरकटे ने कहा और दूसरे ही लम्हे वो छलांग लगा के बेशुमार शाहों में से एक शाह पे चिपट पड़ा। उसने अपना सर शायद पहले ही से पहचान लिया था। उसने खोपड़ी खींच के शार से अलहदा की। अभी वो जमीन पे उतरा था कि अचानक एक गिरफ्तार आवाज आई और सरकटा गायब हुआ। थोड़ी देर के बाद हल्का हल्का धुआं छाया। धुएं में सरकटा एक बार फिर नमूदार हुआ, लेकिन इस बार वो अपने सर समेत एक ढांचे की सूरत में था। तुम्हारा बड़ा शुक्रिया इंस्पेक्टर, मुझे सुकून मिल गया है। तुमने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तुम्हारा एहसान अगले जन्म तक याद रखूंगा। अब मुझे इजाजत दो, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके साथ ही उसने हल्के हल्के धुएं में इंस्पेक्टर जॉर्ज को हाथ से अलविदा या इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता धुएं के साथ गायब हुआ। अब वहाँ जंगल और झाड़ियों के सिवा कुछ न था। सरकटा हमेशा के लिए गायब हो गया था। बरगद का दरख्त बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। ओ गॉड, शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ, इंस्पेक्टर जॉर्ज ने खुद से कहा। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पे बैठा और खीमू की तरफ चलने लगा। वो बहुत खुश था। चहकते हुए खीमू की तरफ घोड़ा भगाने लगा क्योंकि उसे मालूम था कि एड्रा उसे वहीं मिलेगी।